नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बाइंडिंग एनर्जी कर्व और उसके इंपॉर्टेंस को हम पढ़ेंगे। तो जो चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे, लेट्स हैव अ क्विक ग्लेंस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम पढ़ेंगे, then we will see binding energy and binding energy per nucleon, the difference we will see and which one is important for the stability of the nucleus. Then we will see variation of binding energy per nucleon with mass number, ठीक है ना, how binding energy or I would say the average binding energy varies with the mass number and all the important features of the binding energy curve will be discussed, ठीक है। then we will have at last the importance of binding energy curve, और binding energy curve के क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। समझ में आई चीज़ें? कोई आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकाला था, डेल ई बी क्या थे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, मास डिफेक्ट इनटू में सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या था, जेड इज द मास नंबर ऑफ एन एटम, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू में मास ऑफ एटम, ठीक, माइनस मास ऑफ एटम इनटू में सी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है। पर न्यूक्लियन की बात है, हम क्या करेंगे, मास नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, मास नंबर से डिवाइड कर दिया। अभी हमारे पास क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक्चुअली में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बाइंडिंग एनर्जी। समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइंडिंग एनर्जी से। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें स्टेबिलिटी के बारे में बताता है न्यूक्लियस की, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी से सिंपली हमें नहीं पता चलता। अब सपोज मैं कहता हूँ, लेट अस अज्यूम 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, समझ में आया, 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। एक तो मैं ये टर्म इस्तेमाल करता हूँ, और एक मैं कहता हूँ, सब लेट अस अज्यूम 5.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बाइंडिंग पर एनर्जी, ठीक है। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली। मैंने रेंडमली बता दिया आपको, रेंडमली बताया कि मेरे पास एक पार्टिकल हो गया, नाम ले लो, लेट अस अज्यूम इट इज एक्स एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब मैं कहता हूँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, देन इट मीन्स उसमें से एक न्यूक्लियन को निकालने की, चाहे तो वो प्रोटॉन हो या चाहे वो न्यूट्रॉन हो, कुछ भी हो सकता है, एक न्यूक्लियन को निकालने की इतनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो उससे हम पता चल, यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो इसका मतलब एक न्यूक्लियन को बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है निकालने के लिए, यानी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। यदि ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, यानी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए एनर्जी जो है वो कम आ रही है, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, वो आसानी से डिसेंबल हो जाएगा। समझ में आया? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या इज डिफाइंड एज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर। सिंपली ये है, ठीक है। इसको हम एवरेज एनर्जी भी बोलते हैं, एवरेज एनर्जी, ठीक है ना, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। यदि कोई एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पूछे देन इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो इट इज द एनर्जी बाय एवरेज एनर्जी वी वुड से टू रिमूव वन न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो न्यूक्लियन प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, समझ में आया, फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड इट इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। समझ में आया? तो जितनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी उतना ही न्यूक्लियस टाइटली बाउंड होगा और वो उतना ही स्टेबल होगा। यदि मैं यहाँ पर सपोज दो, आप ये देखो, ठीक है, मेरे पास एक सपोज क्या हीलियम है और ये मेरे पास क्या है, लिथियम है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी कितना हीलियम का 28.32 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिथियम का कितना है 37.66। समझ में आया? अब इन दोनों में से हम पे पता, अब देखो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या 7.08, इसका कितना है 5.38। समझ में आया? तो यानी 7.08 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए किसको ब्रेक करने के लिए, तो एक न्यूक्लियन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। लिथियम के केस में कितनी चाहिए, 5.38 एनर्जी चाहिए। यदि मैं इन दोनों की सिर्फ कंपैरिजन ही करूं, है ना, तो ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको चाहिए, इसको चाहिए। इन दोनों की सिर्फ कंपैरिजन में यदि करूं तो यानी हीलियम ज़्यादा स्टेबल हुआ लिथियम से, ठीक है, हीलियम ज़्यादा स्टेबल हो गया लिथियम से कंपैरिजन यदि करूं। समझ में आया? तो 8.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया एक प्रोटॉन निकालना हो या एक न्यूट्रॉन निकालना हो क्लोरीन में से, तो उसको हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास आयरन क्या होता है, आयरन को कितना चाहिए 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? तो आयरन की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है 8.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी नहीं है पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आयरन की। अब देखो ये यहाँ पर यदि मैं बिस्मिथ ले लूँ और ये क्या लूँ, आयरन, आपको कहोगे भाई बाइंडिंग एनर्जी तो ज़्यादा है बिस्मिथ की, तो ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए,
ठीक है, नहीं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक न्यूक्लियन निकालने के लिए देखो बिस्मिथ में बस 7.85 दे दो तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन आराम से निकल जाएगा, लेकिन आयरन में देखो उससे ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यदि कोई है तो वो क्या है, आयरन है। अच्छा, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये, लेकिन देखो निकल 62 जो होता है, देखो निकल का एक आइसोटोप है। देखो यदि मैं नॉर्मल एलिमेंट्स की बात करूं तो नॉर्मल एलिमेंट्स में यदि कोई सबसे स्टेबल आपसे पूछे तो वो मेरे पास सिंपली क्या आएगा, आयरन आएगा, मास नंबर जिसका 56 है ना। निकल से भी ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन यदि इस आइसोटोप्स की मैं बात करूँ, देखो आइसोटोप्स की मैं कंसीडर कर लूँ तो आइसोटोप्स में क्या होगा, निकल 62 की सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है, इवन मोर देन आयरन। समझ में आया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। काफ़ी बुक्स वगैरह में जैसे निकल वगैरह के बारे में बहुत ही रियरली मेंशन होगा, है ना, वहाँ पे आयरन वगैरह के बारे में लिखा होता है, लेकिन निकल 62 की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, समझ में आया। सॉरी आइसोबार, मैं आइसोटोप बोल रहा हूँ, सॉरी आइसोबार, ठीक है ना, आइसोबार की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। बात करते हैं देखो अब वेरिएशन की, है ना। अब हम किसकी बात कर रहा हूँ मैं, वेरिएशन की। सो वेट अ मिनट, हैव आई सेड एनीथिंग, नहीं, हाँ आइसोटोप, ठीक, हाँ आइसोटोप है, आइसोबार नहीं, आइसोटोप, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किस तरीके से वेरी करती है मास नंबर के साथ, ठीक है। तो ये देखो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, है ना, आप देख सकते हो कि बाइंडिंग जैसे मास नंबर यहाँ पे देखा क्या, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, क्लोरीन है ना, तो मास नंबर जनरली ऐसे इंक्रीज हो रहा है, कुछ ही एलिमेंट्स मैंने लिए यहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी देखो पहले क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, फिर देखो यहाँ डिक्रीज होने लगी। तो कुछ एलिमेंट्स का हमने क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरिएशन हम देखेंगे मास नंबर के साथ किस तरीके से देखो क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये मास नंबर। तो हमने देखा देखो जनरली ये क्या है, ड्यूटेरियम है ना, तो देखो ये 1 के आसपास यानी 1.1 समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ड्यूटेरियम वगैरह की। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है ना मेरे पास, लाइट न्यूक्लियाई है, ठीक है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है देखो कमी है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है, तो देखो जैसे जैसे मास नंबर जनरली बढ़ता है तो आप देखोगे ये हमारे पास स्टीपली इंक्रीज होता है, स्टीपली इंक्रीज हो रहा है, ऐसे इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है, स्टीपली इंक्रीमेंट आया है, तो देखो स्टीपली इंक्रीमेंट आया, ठीक है, समझ में आया। तो फिर सीधा कहाँ पहुंचा, हीलियम पर। हीलियम के बाद फिर देखो डिक्रीज हो रहा है लिथियम के लिए, ठीक है। तो हमने क्या जाना कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स में, जो भाई कुछ वेरी लाइट न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर 4 से कम है जनरली, है ना। अब जैसे ये मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ये हीलियम है ना, तो ये प्रोटियम हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप हो गया, ये ड्यूटेरियम है मेरे पास, ठीक है। तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है वो लेस है, लेकिन वो इट राइजेज स्टीपली। आप देखो ना ये बिल्कुल ऐसे इंक्रीज हो रहा है ना, इट इंक्रीजेज स्टीपली। हीलियम के लिए सीधा यहाँ पहुंच गया कि कहाँ से 1 से सीधा 7 पर गया है ना। हीलियम का मास नंबर कितना है, 4 है, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना है, 1 है। तो जनरली जो वेरी लाइट न्यूक्लियाई है जिनका मास नंबर 4 या 4 से कम है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या स्टीपली इंक्रीज कर गया, ठीक है ना। 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ड्यूटेरियम है ना, तो लगभग 1 के आसपास ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे हीलियम है, देखो कितना है, 7 के आसपास हो, तो 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लाइट न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज स्टीपली, है ना, विद मास नंबर। पहला पॉइंट हम ऐसे समझ सकते हैं। नाउ इफ यू लुक एट इट, इफ फर्दर मास नंबर इंक्रीजेस देन बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस। तो बाइंडिंग एनर्जी ऐसे गया हीलियम का, फिर यहाँ आ गया, ये हीलियम के लिए हो गया, फिर ये लिथियम के लिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखो आप ये है ना, ये डिक्रीज हो गया, समझ में आई चीज़ें। अब ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ फिर फर्दर इंक्रीज हुआ है ना, किसके लिए है, ये कार्बन के लिए है। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए फिर डिक्रीज हो गया, तो ना फिर ये इंक्रीज हो गया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो देर आर मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, यू कैन सी द फ्लक्चुएशंस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो दीज आर सम फ्लक्चुएशंस, ठीक है, कुछ पीक्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे मैक्सिमा आ गया, ठीक है ना, ये कुछ 2 मिनिमम हो गए। तो इनकी मैं यदि कंपैरिजन करूँ जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सो दीज आर सम मैक्सिमास दैट वी आर गेटिंग। तो ऑब्वियसली देयर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर देन दोज न्यूक्लियाई विच आर एट द मिनिमा, ठीक है। जैसे हीलियम की ज़्यादा होगी लिथियम से, है ना, ये मेरे पास कार्बन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, समझ में आया। तो जो पीक आया ना, पीक हीलियम के लिए आप देखोगे, ये हीलियम के लिए इट इज़ बिकॉज हीलियम जो है ना डबली न्यूक्लियस है, डबली मैजिक नंबर है। अब देखो मैजिक नंबर हम बाद में पढ़ेंगे, तो बस जनरली आप यहाँ पे ध्यान रखो, कुछ नंबर्स हैं, है ना, 4 मास नंबर्स हैं जो क्या होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो उन मास नंबर्स को क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैजिक नंबर बोलते हैं। ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बस फिलहाल के लिए इतना ही समझो। तो जैसे हीलियम है, तो हीलियम में ना हीलियम क्या डबली मैजिक है। डबली मैजिक कहने का मतलब है जैसे हीलियम के पास ना जेड भी कितने हैं, 2 है, और न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 2 है। तो 2 जो है ना एक्चुअली में, इसलिए इसको मतलब ये मैं एक 4 जो है हमारे पास एक मैजिक नंबर है, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए मेरे पास।
अब ज़रूरी नहीं कि भाई दोनों इक्वल हो तभी मैं मैजिक नंबर कहूँगा, भाई प्रोटॉन्स भी इक्वल हो न्यूट्रॉन्स भी इक्वल हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। जनरली जो इवन होता है, यानी इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और वो मैजिक नंबर है, तो मेरे पास एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होगा, ठीक है। तो हीलियम जो है स्टेबल होता है। अब दूसरा, इसमें ना देखो दोनों ही क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो जो न्यूक्लियर क्लोज्ड न्यूक्लियर सेल्स होती है, मैं जब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो हम वहाँ जानेंगे कि सेल जो है ना कंप्लीटली फिल्ड है ना, ठीक है, और काफ़ी स्टेबल होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्टेबल, है ना। हीलियम जो है डबली मैजिक न्यूक्लियस है विद क्लोज्ड न्यूक्लियर सेल्स, दैट्स वाई इट इज़ स्टेबल एज कम्पेयर टू इट्स नेबर्स। नेबर्स की तुलना में कह रहा हूँ मैं, उसके नेबर्स की तुलना में वो क्या होगा, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब यदि हम आगे बढ़े लाइट टू मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ बढ़े, तो आप देख सकते हैं ना, ये लाइट टू मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ जब हम फर्दर जाएंगे तो वी आर सीइंग सम फ्लक्चुएशंस, ठीक है, समझ में आया। तो हमें कर्व्स में कुछ लोकल फ्लक्चुएशन दिखाई देती है ना, कुछ स्पेसिफिक पीक्स है, तो उन पीक्स पे जैसे एटॉमिक नंबर जो है ना 4 के मल्टीपल्स में है ना, जैसे 4 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 8 में नहीं है जरूर, अब देखो ये रूल जरूरी नहीं है 4 होता, बेरिलियम स्टेबल नहीं होता, ठीक है। समझ में आया, 3 4 3 12 हो गया, तो कुछ ऐसे हम है ना 16 हो गया, तो जैसे हीलियम है 12 कार्बन, 16 ऑक्सीजन, 20 नियोन, तो दीज आर फ्यू न्यूक्लियाई वेयर पीक्स आर ऑब्जर्व्ड, कुछ पीक्स हमें मिली है, समझ में आया, ठीक है। तो हीलियम पे पीक मिली है, कार्बन पे पीक मिली है ना, ऑक्सीजन पे पीक मिली है, नियोन पे पीक मिली है, ठीक है। तो ये है, तो ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा कि जैसे लाइट से मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ जाते हैं कुछ फ्लक्चुएशंस हमें दिखाई देते हैं, सम लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमा इज देयर, ठीक है ना। और कुछ न्यूक्लियाई जो है जिनका मास नंबर 4 के मल्टीपल में है, वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना। दे आर मोर स्टेबल इन देयर नेबरहुड एज कम्पेयर्ड टू देयर नेबरहुड, समझ में आया, उनके नेबरहुड की कंपैरिजन में वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसे मैंने यहाँ पे भी तो एक कंपैरिजन लिया था, आप कार्बन और नाइट्रोजन की कंपैरिजन करो तो कार्बन पे पीक है, नाइट्रोजन पे नहीं है, देयर इज अ डिप, तो कार्बन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा नाइट्रोजन से, ठीक है ना। ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे पास लिथियम से, ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक है। तो ड्यूज न्यूक्लियर, क्योंकि इनका जो सेल है ना वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो सेल क्लोजर हो गया, न्यूक्लियर सेल कंप्लीटली फिल्ड है और न्यूक्लियन पेयरिंग हो गई है, समझ में आया। तो ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, है ना। फॉर द टाइम बिंग जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज थिंग्स विच दिस ग्राफ इज रिवीलिंग, ठीक है, क्या वो चीज़ें जो ग्राफ दे रहा है हमें, समझ में आई चीज़ें। फिर अब हम बढ़ते हैं मीडियम न्यूक्लियाई की तरफ। तो हम जब फर्दर बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम देखते हैं क्या कि हमें एक ब्रॉड मैक्सिमा मिलता है। ब्रॉड मैक्सिमा कहने का मतलब है कि देखो ये हमें, देखो एक तो मैं मैक्सिमा यदि मैं ऐसे कहूँ, ये एक तो मैक्सिमा मुझे मिल गया, ब्रॉड मैक्सिमा मैं कहूँगा ऐसे, ये समझ में आया, ठीक है, इसको मैं ब्रॉड मैक्सिमा कहूँगा। तो यहाँ पे एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, तो हम यहाँ देखते हैं ब्रॉड मैक्सिमा हमें मिलता है ये, ठीक है। तो मीडियम्स न्यूक्लियाई पे हमें एक ब्रॉड मैक्सिमा मिलता है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है, आयरन की होती है, समझ में आया, किसकी होती है, आयरन की होती है। तो उस आयरन सबसे ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, सबसे ज़्यादा क्या हो गया, स्टेबल होता है। बढ़ती है वैल्यू आयरन तक, मैक्सिमम वैल्यू आयरन की स्टेबल होती है, बाइंडिंग एनर्जी 8 पॉइंट समथिंग, फिर उसके बाद डिक्रीज करने लगती है, ठीक है। तो हमने क्या जाना भाई, आयरन से पहले बाइंडिंग एनर्जी कम है पार्टिकल्स की, है ना, समझ में। और इधर भी हैवी न्यूक्लियस जो हमारे पास है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये तो स्टेबल है, ठीक है। ये रीजन जो है ना, जनरली ये जो ब्रॉड मैक्सिमा हमें मिला है ना, यहाँ पर पार्टिकल्स काफ़ी पास में होंगे, जो आयरन के आसपास हो गया, आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट, तो उनका दे आर क्वाइट स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर्स। तो ये रीज़न है, रीजन ऑफ वेरी स्टेबल न्यूक्लियाइड्स, ठीक है। तो ये जो रीजन है लगभग 40 अराउंड 60 के आसपास हमें मिलता है, ठीक है। मास नंबर 40-60 के आसपास काफ़ी स्टेबल न्यूक्लियस हमें मिलते हैं, ये समझ में आया। इससे पहले क्या होता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है, और इससे बाद में भी क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। तो वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो दो प्रोसेस होते हैं, फ्यूजन फिजन, वो सारी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने अभी क्या बताया, जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन की, वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी, शार्पली इंक्रीज नहीं की, पहले क्या था वो स्टीपली इंक्रीज की, ठीक है ना, समझ में। देन वी सम लोकल फ्लक्चुएशंस, देन सम ब्रॉड मैक्सिमा इज देयर, मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर ये आयरन की वैल्यू हमें मिली, यही तो है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, ग्रेजुअली फिर डिक्रीज करने लगता है, इंक्रीजेस ग्रेजुअली टुवर्ड्स ब्रॉड मैक्सिमम, ठीक है, ब्रॉड मैक्सिमम। फिर कर्व क्या करते हैं, एवरेज जो इसमें ना एवरेज वैल्यू है, इस पूरे कर्व की में ब्रॉड मैक्सिमम की एवरेज वैल्यू लगभग 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, तो वो काफ़ी ठीक ठाक है ना। तो लगभग रेंज 40 से 120 एटॉमिक नंबर तक हमें वो मिलता है। और ज़्यादा स्टेबल देखना है तो 48 से 60 तक हमें बहुत ज़्यादा मोस्ट स्टेबल, और 40 से 60 दे आर ऑलमोस्ट क्वाइट स्टेबल एज कम्पेयर टू अदर, समझ में आया। तो कर्व मोर और लेस फ्लैट ही होता है एक तरीके से, समझ में आया। तो इसमें क्या होता है, इस रीजन में जितने भी न्यूक्लियस होते हैं ना, उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो फुल्ली सेचुरेट हो जाती है,
ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, दे टाइटली बाउंड्स द पार्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स गेट्स सैचुरेटेड एंड इट टाइटली बाउंड्स द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना, एंड इट नीड्स वेरी लार्ज एनर्जी टू ब्रेक देम, समझ में। और ठीक है, और जो कूलम्ब फोर्स होती है, कूलम्ब फोर्स जो हमारे पास होती है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। इस रीजन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, और न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस को बाइंड करके रखती है, समझ में, ठीक है, ये ध्यान रखो। जो न्यूक्लिया होते हैं दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू वेरी लाइट एंड वेरी हाई। तो वेरी लाइट पार्टिकल्स यहाँ हो गए और वेरी हाई यहाँ हो गए, तो इनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो न्यूक्लियस हो गए वो ज़्यादा स्टेबल हो गए। और सबसे ज़्यादा कौन होता है? आयरन, ठीक है ना, समझ में। इसकी एनर्जी कितनी होती है? 8.8। और ये जो एवरेज एनर्जी आती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रीजन में, वो लगभग 8.5 आती है ना। मतलब सभी न्यूक्लियस जो काफ़ी स्टेबल है उनका एवरेज 8.5 आता है। सबसे ज़्यादा उसमें आयरन का होता है, कितना? 8.8। समझ में आ गई बात। हम जब हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ते हैं तो आप फर्दर जाओ, वो डिक्रीज करने लगेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज करती है ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, ऐसे एकदम से स्टिपली नहीं आएगी, ठीक है, समझ में। ठीक है, तो ये हमारे पास हैवी न्यूक्लियस के लिए ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। और 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए हो जाती है? यूरेनियम के लिए 238। समझ में। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि मास नंबर जब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम हो रही है, न्यूक्लियस क्यों अनस्टेबल हो रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे ए बढ़ता है प्रोटॉन्स भी बढ़ने लगते हैं। अब प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स जो है वो भी बढ़ने लगता है, ठीक है ना, समझ में। तो वो जेड प्रोटॉन्स बढ़ गए तो कोलम्बिक फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो जो शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ना, उसके कंपैरिजन में जो ऑलरेडी सैचुरेट हो सके वो उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। तो न्यूक्लियर फोर्स तो पार्टिकल्स को बाइंड करना चाह रही है, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है वो उनको दूर दूर भगाना चाह रही है। तो जो बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस जब हो जाते हैं तो वो कोलम्बिक फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा उनमें बढ़ जाता है, तो दे बिकम वीक, समझ में, दे बिकम वीक। तो वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, समझ में। पहली तो बात है। दूसरा, अब जैसे पीबी है तो पीबी जो है वो हाई है, हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है, डबली मैजिक आइसोटोप है ये। अब आप कहोगे भाई ये भी तो हाई होना चाहिए, हैवी पार्टिकल है तो ये क्यों अनस्टेबल हो नहीं है, ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि मैजिक नंबर कहने का मतलब देखो उसमें प्रोटॉन नंबर्स कितने? 82, न्यूट्रॉन्स कितने? 126। तो मैजिक नंबर जैसे मैंने बताया, मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन इसमें ना सेल क्लोजर है, सेल कंप्लीटली फिल्ड हो गया मेरे पास। क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड हो गया। दूसरा पेयरिंग होती है, क्या होती है? न्यूक्लियन पेयरिंग होती है। ये दोनों अचीव हो जाती है तो पार्टिकल ऑलमोस्ट क्या हो जाता है मेरे पास? स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, समझ में। तो जो कोलम्बिक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, रिपल्सिव फोर्सेज है, कोलम्ब रिपल्सन और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, दे गेट बैलेंस्ड, तो वो नहीं होगा, ठीक है। अब 209 कर दो, एक बढ़ा दो, गैल अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में। तो ये ध्यान रखना। तो हैवीएस्ट स्टेबल अब न्यूक्लियाई क्या है? लीड, समझ में। तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लो है वेरी लाइट पार्टिकल्स के लिए और हैवी पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो टू अटेन हायर बाइंडिंग एनर्जी, पार्टिकल्स क्या करते हैं? उनको बाइंडिंग एनर्जी अचीव करनी है, दे वांट टू बिकम मोर स्टेबल, तो वो क्या करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, है ना, और न्यूक्लियर फिजन करते हैं। कैसे? आप ध्यान से समझो। तो हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे पार्टी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा स्टेबल, तो जो लाइट पार्टिकल्स है तो वो क्या करेंगे? मान लो एक लाइट पार्टिकल एक्स हो गया, दूसरा मान लो मेरे पास वाई हो गया, तो वो दोनों जुड़ जाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। तो वो दोनों जुड़कर, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहेंगे, तो वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो व्हेन टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड टुगेदर, ठीक है ना, टू जनरेट अ डॉटर न्यूक्लियस, कोई हमें नया न्यूक्लियस मिलेगा, है ना, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, समझ में आया। और फिर कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अब हैवी न्यूक्लियस है तो हैवी न्यूक्लियस क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हैवी न्यूक्लियस है तो वो क्या करते हैं? वो टूट जाएंगे, समझ में आया। तो क्या उसको क्या बोलते हैं? फिजन होगी वो, और पार्टिकल्स में क्या कर जाएंगे? मान लो एक्स है, वो वाई प्लस जेड में क्या कर गया? टूट गया। अब वो तो मास नंबर भी कम हो जाएगा, ठीक है ना, मास नंबर कम हो जाएगा तो वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, समझ में आया। तो हैवियर पार्टिकल्स जो है दे अंडरगो फिजन और लाइटर पार्टिकल्स दे अंडरगो फ्यूजन, समझ में आया। तो टू गेन मोर स्टेबल स्टेट, न्यूक्लियाई जो होते हैं दे अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं और फ्यूजन में हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को समझ सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व से, यही उसकी इंपॉर्टेंस है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की यदि मैं बात करूं तो बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है ना वो स्मॉल होती है, हैवियर पार्टिकल्स के लिए भी, जैसे हमने देखा लाइटर पार्टिकल्स के लिए तो कम ही है ना, जैसे जैसे बढ़ने लगता है हैवी पार्टिकल्स के लिए भी कम होने लगता है। तो ये हैवी पार्टिकल्स के लिए कम है, ठीक है, समझ में आया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉलर है हैवी न्यूक्लियस हैवियर पार्टिकल्स के लिए एज कम्पेयर टू मिडल वन, तो मीनिंग हैवियर पार्टिकल्स लेस स्टेबल होंगे।
है ना, इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, तो हैवी लेस स्टेबल हो गए, तो दे गेट स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, तो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 7.6 मेरे लिए यूरेनियम का था, है ना, तो मान लो कम होके वो अराउंड 8.4 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास, 8.5 या 8.1 के आसपास आने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, टू गेन द स्टेबिलिटी। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी हमारे पास एनर्जी जो होगी पार्टिकल्स की उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करता है। द ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, ठीक है, मोर द एनर्जी विल बी रिलीज, और दिस इज द बेसिस ऑफ द फ्यूजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब का यही बेसिक फिजन है, समझ में आया, ठीक है। ये है, बात करते हैं फ्यूज़न की, क्योंकि हैवी स्टेबल के आइटम जब वो रिलीज़ करेगा तो उसको तो है ना, उसको दे हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी है ना न्यूक्लियस की, तो वो क्या क्या द प्रोडक्ट जो होगा, द ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट न्यूक्लियर रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना, यही बेसिस होता है हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब का भी। समझ में आई चीज़ें। अब जैसे फ्यूज़न की बात करें तो सन में भी तो क्या होता है, सन के अंदर क्या होता है, सन के अंदर फ्यूज़न होता है, ठीक है। लाइटर न्यूक्लियाइज क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं, एंड दे रिलीज एनर्जी आफ्टर गेनिंग स्टेबिलिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, यानी वो जब कम स्टेबल है, तो दो लाइट कंबाइन करेंगे, हैवियर न्यूक्लियस बनेगा। अब देखो हैवियर न्यूक्लियस जब वो बनेगा, ठीक है, हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द प्रोडक्ट्स विल बी रिलीज्ड, और दिस इज द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। ये बेसिस होता है हाइड्रोजन बॉम्ब का भी, ठीक है, समझ में आई बात। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, मिलते अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।